हम्म। तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की। और छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में सर्वोपरि है ददरिया। ददरिया एक विशिष्ट लोकगीत है और छत्तीसगढ़ में ये बहुतायत से प्रचलित था। हालांकि अब तो स्थिति ये है कि जितने भी प्रकार के लोकगीत हैं वो केवल प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गए हैं। लोक जीवन में वो नहीं दिखाई पड़ते हैं। अगर दिखाई पड़ते भी हैं तो वो एक प्रदर्शनात्मक कला, एक परफॉर्मिंग आर्ट के तौर पर। मतलब ये कि ऐसे लोक गीतों को आप कुछ विशिष्ट लोक नृत्यों के साथ रंगमंच पर देखते हैं, मनोरंजन परक आयोजनों में। तो लोकगीत सिर्फ मनोरंजन की चीज़ बनकर रह गए हैं। हालांकि बुनियादी रूप से लोकगीत मनोरंजन की ही चीज़ें हैं, लेकिन वो छत्तीसगढ़ी लोक जीवन में और जीवन शैली में इस तरह से वो गुथी हुई थी कि उसको अलग कर पाना संभव नहीं था। लेकिन चूंकि इधर पिछले तकरीबन 40-50 वर्षों से लगातार शहरी संस्कृति का या औद्योगिक संस्कृति का हस्तक्षेप छत्तीसगढ़ के लोक जीवन पर लगातार होता चला आया है, इसलिए स्वाभाविक है कि लोक जीवन के साथ साथ लोक गीतों या लोक संस्कृति की जो परंपरा है वो धीरे धीरे छीजती चली जा रही है। और इसलिए लोक जीवन से इन वर्षों में क्रमशः लोकगीत गायब तो नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति कमज़ोर होती चली जा रही है। आज हम ये कह सकते हैं कि वो तकरीबन गायब है, जीवन से गायब है, लेकिन अगर वो मौजूद हैं तो इस रूप में कि हम मंच पर उनको प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। तो तमाम तरह के जो लोकगीत छत्तीसगढ़ में प्रचलित हैं उनमें शायद सर्वोपरि और सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है ददरिया। एक तरह से कहें कि ददरिया जो है वो छत्तीसगढ़ की पहचान है या छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक जीवन की पहचान है। तो एक प्रेजेंटेशन के सहारे एक लेख है, किसी अज्ञात व्यक्ति का लेख है, लेकिन वो लेख मुझे अच्छा लगा और वो नेट पर उपलब्ध है, तो मैं सोचता हूँ उसको शेयर करें और उसकी सहायता से ददरिया को समझने की कोशिश करें। स्क्रीन पे साफ दिख रहा है ये? स्क्रीन पर दिख रहा है या नहीं? पढ़ने में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो ददरिया जो है वो अन्य सभी लोकगीतों की तरह लोक जीवन से कुछ इस कदर जुड़ा हुआ है कि पारंपरिक रूप से उससे अलगाना संभव नहीं था। हालांकि जैसा मैंने कहा कि आजकल वो केवल प्रदर्शन की चीज़ बनकर रह गया है। दूसरी बात ये, हमने पहले भी बराबर ये चर्चा की है कि लोक संस्कृति का श्रम की संस्कृति से सीधा संबंध होता है। यानी लोक संस्कृति के जितने भी उपादान हैं वो श्रम की प्रक्रिया में उपजते हैं। मेहनत करते हुए, कमाते हुए लोग गाते हैं, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि गाते हुए कमाते हैं। श्रम की प्रक्रिया में संस्कृति का जन्म, ये एक वास्तविकता है। दूसरी बात यह है कि जब लोक जीवन में व्यक्ति श्रम करता है तो उसका प्रकृति से भी सीधा संबंध होता है। खेती किसानी की संस्कृति तो प्रकृति के साथ ही जुड़ी हुई है। तो किसान और मजदूर मिलकर मेहनत करते हैं और मेहनत से जो उपजाते हैं उसमें केवल अन्न शामिल नहीं है, उसमें सांस्कृतिक उत्पादन भी शामिल है। लोकगीत सांस्कृतिक उत्पादन है। तो मेहनत कश लोगों के जीवन का संगीत इन लोकगीतों के माध्यम से व्यक्त होता है। दूसरी बात यह है कि ददरिया एक विशिष्ट लोकगीत है। ददरिया को लोकगीतों के अध्ययन की परंपरा में कुछ लोग ये मानते हैं कि ये श्रम का गीत होने के साथ साथ ये पेस्टोरल सॉन्ग है। पेस्टोरल सॉन्ग से तात्पर्य है कि कोई गीत
अगर जंगलों में चरागाहों में गाया जाए और गाने वाले एकल या दो या तीन ही गायक हों, अलग अलग गाएं, तो ये पेस्टोरल सॉन्ग कहलाएगा। लोक संस्कृति का अध्ययन करने वालों ने बहुत पहले पेस्टोरल सॉन्ग शब्द का इजाद किया था, और उसका तात्पर्य ये था कि जो चरवाहे गीत गाते हैं वो पेस्टोरल सॉन्ग है। हर इलाके में चरवाहे गीत गाते हैं। चरवाहे यानी वो लोग जो पशुओं को चराते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पशुपालन का जो समाज था, उस समाज के भीतर से ये लोकगीत उपजे हैं। अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले चरवाहे अपने घरों से और गौठानों से गायों को या भैंसों को या जो भी पशु हैं उन सबको लेकर चरागाह में जाते थे, और वहाँ जब गायें या दूसरे पशु चर रहे होते थे तो उस वक्त वो आखिर क्या करते, वो एक स्थान पर बैठकर बांसुरी बजाते थे या और कोई दूसरा वाद्य यंत्र अपने मनोरंजन के लिए, और साथ ही साथ वो गीत गाते थे। क्योंकि सुनसान में अकेले में केवल जानवर हैं और एक व्यक्ति है, एक इंसान है या दो चार व्यक्ति हैं, जो किस तरह से समय काटेंगे ये एक समस्या होगी। तो समय काटने के लिए उस पूरी प्रक्रिया के दौरान लोकगीत गाए जाते थे और बांसुरी बजाई जाती थी। तो ऐसे गीतों को पेस्टोरल सॉन्ग कहा जाता है। ददरिया संभवतः पेस्टोरल सॉन्ग होगा, क्योंकि इसके जो अलग अलग रूप मिलते हैं उनका अध्ययन करने पर हम पेस्टोरल सॉन्ग के रूप में इसकी एक आदिम रूप की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन पिछले वर्षों में, यानी पिछले 4-5 दशक पहले जब ददरिया का इस्तेमाल गांव के अंदर हुआ करता था, तो सामूहिक श्रम के दौरान हुआ करता था, वो अकेले का गीत नहीं था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक प्रेम गीत है। प्रेम और श्रृंगार के भावों की अभिव्यक्ति ददरिया के माध्यम से की जाती है। प्रेम और श्रृंगार की इस अभिव्यक्ति का विशिष्ट पक्ष ये है कि इसमें दो पंक्तियों का एक छंद होता है। जैसे हिंदी में दोहा होता है, दो पंक्तियों का छंद। तुलसीदास ने और भी कई कबीर ने और कई कवियों ने दोहा छंद का इस्तेमाल किया है। दोहे के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत मार्मिक ढंग से किसी बात को अत्यंत संक्षेप में कह देने वाला छंद है। बिहारी ने जिस तरह से दोहा छंद का इस्तेमाल किया, उसके बारे में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर। तो दोहा छंद की हिंदी में ये महिमा गाई गई। दूसरी बात यह है कि दोहा जो है वो छत्तीसगढ़ हिंदी का एक अपना छंद है, ये बहुत कुछ लोक छंद है। इसी तरह से दो ही पंक्तियों का एक छंद इस्तेमाल किया जाता है ददरिया में, और चूंकि ये प्रश्नोत्तर के रूप में होता है, इसलिए कोई एक अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति प्रश्न के रूप में करता है और दूसरी पंक्ति उसका उत्तर होती है। इस तरह जो प्रश्नोत्तरी की शैली में परस्पर संवाद होता है, उसके माध्यम से प्रेमी और प्रेमिका या नायक और नायिका अपनी बात कहते हैं। प्रेम और श्रृंगार के गीत हैं, इसीलिए इसमें प्रेमी और प्रेमिका के मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है बहुत ही सुंदर मार्मिक ढंग से। तो ये मनोरंजन परक गीत है, लेकिन दिल की बात कहने का ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। अब ददरिया की उत्पत्ति के बारे में कई तरह के ख्याल हैं, और जाहिर है कि सारे के सारे अनुमान पर आधारित हैं। लोक संस्कृति के अध्ययन में ये बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर देखा जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ें प्रमाण की बजाय अनुमान पर निर्भर होती हैं, क्योंकि कोई प्रमाण इसका वैसे मिलता नहीं है, लेकिन जो साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, मौखिक साक्ष्य, उसके आधार पर कुछ अनुमान किए जाते हैं। ददरिया के बारे में ये माना जाता है कि शायद ये चूंकि जंगल और पहाड़ों में गाया जाता था, पेस्टोरल सॉन्ग है, इसलिए जंगल और पहाड़ यानी दादर में उत्पन्न होने के कारण, विकसित होने के कारण इसका नाम ददरिया होगा। ये एक अनुमान है। ददरिया इसलिए ददरिया है क्योंकि वो दादर यानी पहाड़ियों पर या पठारों पर या ऊंचे स्थानों पर गाया जाता था, इस वजह से ये ददरिया कहलाया। संभव है ये अनुमान सही हो।
लेकिन ददरिया जो हम देखते हैं केवल पठारी क्षेत्रों में नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी गाया जाता है। पहले मैदानी छत्तीसगढ़ में जंगल तो थे लेकिन पहाड़ नहीं थे। पहाड़ के लिए उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ थे। तो जाहिर है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में या उत्तर छत्तीसगढ़ में ददरिया की उत्पत्ति हुई होगी, ये अनुमान किया जा सकता है, साक्ष्य नहीं है इसके। लेकिन चूंकि इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग मैदानी छत्तीसगढ़ में किया जाता था और इसको ध्यान में रखें तो ये थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है कि दादर यानी ऊंचे स्थान पर या पहाड़ों में गाए जाने की वजह से ये ददरिया रहा होगा। नामकरण का ठीक ठीक क्या आधार हो सकता है ये कहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये दादरा ताल में होने की वजह से ददरिया कहलाया। संगीत शास्त्री खास तौर से इस नामकरण को मानते हैं और इसको महत्व देते हैं, लेकिन ये भी अनुमान पर आधारित है। तो कहना मुश्किल है कि ददरिया नाम की उत्पत्ति कैसे हुई होगी या ऐसा कैसे नामकरण किया गया होगा। बहरहाल ददरिया जो है वो ऐसा गीत है जिसको गाने के लिए कुछ बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी बिना, इसमें ताल तो है, यानी संगीत का ताल और लय दो चीज़ें होती हैं। ददरिया में ताल की बजाय लय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल दादरा ताल में होने की वजह से ददरिया ये नहीं हो सकता। बहरहाल जो लोकगीत है वो आमतौर पर बिना वाद्य के ही गाए जाते हैं। ददरिया को गाने के लिए भी किसी वाद्य की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप इसको आकाशवाणी पर संगीत के रूप तौर पर सुनते हैं या किसी रंगमंच पर इसका अभिनय होते देखते हैं तो बहुत से लोग ये कह देते हैं कि ददरिया नाच हो रहा है, लेकिन ददरिया जैसा कोई नाच होता नहीं है। मूल रूप में ददरिया एक चरवाहा गीत है, एक पेस्टोरल सॉन्ग है जो बिना वाद्य यंत्र के गाया जाता था और छत्तीसगढ़ में ये सर्वाधिक लोकप्रिय था और इतना ज़्यादा लोकप्रिय था कि इसको छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में सबसे ऊंचा स्थान हासिल था। तो बहुत से लोग इसको छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की रानी भी कहते हैं ददरिया को। बहरहाल ददरिया के 4 प्रकार के रूप पाए जाते हैं जो अलग अलग स्थानों में प्रयोग होने की वजह से अलग अलग नाम से जाने गए हैं। ये 4 हैं: ठाड़ ददरिया जो सामान्य ददरिया है, दूसरा, तीसरा है साल्हो ददरिया और चौथा है गढ़ा ददरिया। इसकी उत्पत्ति तो पेस्टोरल सॉन्ग के रूप में हुई रही होगी, चरवाहा गीत के रूप में, लेकिन बाद में इसका प्रयोग सामान्य हो गया। जैसे उदाहरण के लिए खेत में कुछ लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि 5 स्त्रियां और 5 पुरुष काम कर रहे हैं। पुरुष एक खेत में है, स्त्रियां दूसरे खेत में, या दोनों एक ही खेत में एक साथ निराई का काम कर रहे हैं। इस बीच मेहनत करते करते जब मन थकने लगता है तो कोई ददरिया की एक तान छेड़ देता है और वो तान एक प्रश्न के रूप में होती है। प्रश्न मान लीजिए स्त्री ने किया है, उसका उत्तर पुरुष देता है। कभी कभी ये भी हुआ करता था कि 5 औरतें एक तरफ और 5 महिलाएं दूसरी तरफ, पुरुष दूसरी तरफ, और दोनों के बीच जैसे प्रश्नोत्तर की एक प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी और इस तरह से लोग मनोरंजन करते थे और अपना समय काटते थे और साथ साथ मेहनत भी करते जाते थे। तो यहाँ हम देखेंगे कि ददरिया में सामूहिकता भी है। मूलतः ये सामूहिक गीत नहीं है। एक व्यक्ति गाता है, दूसरा उसका जवाब देता है। बाद में जब इस तरह से सामूहिक श्रम के साथ ये जुड़ा तो एक समूह इसको गाता था, दूसरा समूह इसको जवाब देता था। इस रूप में ये प्रचलित हुआ। लेकिन ददरिया ऐसा गीत है जो कहीं भी गाया जा सकता है। अलग अलग तरह की स्थितियों में जो ददरिया गाया जाता था उसके ये 4 रूप हैं। एक तो है ठाड़ ददरिया। ठाड़ का मतलब खड़े खड़े, खड़े होके गा रहे हैं, कहीं किसी स्थान पर स्थिर हैं और गा रहे हैं। चलते चलते भी गाया जा सकता है। चरवाहे जब इसको गाते रहे होंगे तो जाहिर है कि चलते चलते ही गाते रहे होंगे, लेकिन खड़े होकर अपने आनंद में मगन होकर कोई इसको गाता है।
दूर कोई इसको सुनता है और सुनकर उसका जवाब देता है। वो दूर का व्यक्ति अज्ञात भी हो सकता है। ये ठाड़ ददरिया है। दूसरा सामान्य ददरिया, जो कहीं भी किसी भी वक्त गाया जा सकता है, वो सामान्य ददरिया है। तीसरा जो है वो साल्हो साल्हो ददरिया है। ऐसा मानते हैं कि शाल वनों में गाए जाने की वजह से इसको साल्हो ददरिया कहा गया। शाल वन छत्तीसगढ़ में दक्षिणी क्षेत्र में यानी बस्तर में ज़्यादा मिलते हैं। कोंडागांव के आगे आप चले जाएंगे तो शाल वन खूब बड़ी मात्रा में मिलते हैं। अब तो खैर काफ़ी कट गए हैं और ख़ास तौर से सड़क किनारे के जो शाल वन है पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। लेकिन पहले वो सघन शाल के जंगल रहे होंगे, वहाँ भी ये गीत गाए जाते थे छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में, तो उनको साल्हो ददरिया कह दिया गया। और जो गढ़ा ददरिया है वो गाड़ा हाँकते वक्त, गाड़ा मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी चलाते वक्त गाड़ीवान जो ददरिया गाता है वो कहलाया गढ़ा ददरिया, जिसका संबंध गाड़ी से है। तो जो खेत में परिश्रम करने वाले लोग हैं वो ठाड़ ददरिया और सामान्य ददरिया गाते हैं, और विशिष्ट अवसरों पर गाड़ी वाला अगर गाता है तो वो गढ़ा ददरिया हुआ, और साल के वनों में अगर वो गाया जाए तो वो कहलाएगा साल्हों ददरिया। तो ये 4 प्रकार के ददरिया गीत छत्तीसगढ़ में प्रचलित हुआ करते थे। अब आगे देख रहे हैं, जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि विभिन्न स्थानों पर ये गाया जाता है और अब रंगमंच पर इसको वाद्यों की संगत में बजाया जाता है। आकाशवाणी पर भी जब इसको प्रस्तुत किया जाता है तो गीत के रूप में, जिसमें संगीत भी हो, इसको पेश किया जाता है। और कुछ लोग जब मंच पर इसको देखते हैं ददरिया को, तो कहते हैं कि ये ददरिया नृत्य है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि ददरिया नृत्य कहकर इसको छत्तीसगढ़ी संस्कृति के प्रतीक के रूप में छत्तीसगढ़ के बाहर पेश किया गया है, जो सच नहीं है। तो ये ददरिया जो है वो प्रदर्शनात्मक कला नहीं है, ये संगीत से जुड़ी हुई कला है, जिसमें कोई वाद्य नहीं होता, केवल गायक होता है और जो अपने आनंद के लिए गाता है। तो जाहिर है कि लोक कलाओं में अनेक प्रकार की जो विकृतियाँ आई हैं, उनमें से एक विकृति ये भी है कि उसको सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट के तौर पर, प्रदर्शनात्मक कला के तौर पर ही प्रस्तुत कर दिया गया या सीमित कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये अकेले में गाया जाने वाला गीत है मूलतः, या दुकेले में गाया जाने वाला गीत है, 2 लोग मिलकर गाते हैं, एक स्थान पर भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं, तो वो अपने मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए सवाल जवाब के रूप में ये गीत गाते हैं। सैकड़ों ददरिया हैं, और जाहिर है कि हर लोकगीत की तरह ददरिया भी आशु गीत है। आशु गीत का मतलब ये है कि जिसकी रचना तत्काल हो और तत्काल होने के बाद वो स्मृति में सुरक्षित रह जाए। जैसे आशु कविता होती है, आशु कवि वो होता है कि मान लीजिए 4 लाइन किसी एक कविता ने कही, लिखी नहीं, कही, दूसरे ने वो 4 लाइनें सुनी और उसके मन में उससे मिलता जुलता, उसकी संगति में कोई विचार आया और उसने उस विचार को आगे बढ़ाया, तो 4 लाइनें उसने अपनी बात कही। तो एक तरह का ये एक सहयोजनात्मक रचना है, ये दोनों मिलकर इसको रच रहे हैं। तो ददरिया की रचना भी एक से अधिक लोग आपस में मिलकर करते हैं, और ये स्वतः स्फूर्त किस्म की होती है, अपने आप जैसे कंठ से निकलता है, मन से निकलता है पहले तो, फिर उसके बाद कंठ से ये फूट पड़ता है। तो बहुत ही सुंदर और सुमधुर गीत हुआ करता है ददरिया, और इसकी तान खास तौर से। अब यहाँ एक उदाहरण देखिए कि बटकी माँ बासी और चुटकी के नून, मैं गावत हूँ ददरिया ते कान दे के सुन। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन जब गायक इसको गाता है तो वो जैसे कहीं ना कहीं अपने मन की बात को इसमें व्यक्त कर रहा होता है। एक बहुत ही सामान्य सी पंक्तियां हैं जिसमें एक स्थिति का ब्यौरा दिया गया है, बटकी माँ बासी और चुटकी का नून। ये उस समाज के अनुभव की अभिव्यक्ति है जो बासी नमक के साथ खाकर अपना गुजारा कर रहा होता है। धनी और संपन्न समाज का ये गीत नहीं है।
उसके लिए भोजन के रूप में सिर्फ ये दो चीज़ें उपलब्ध है, बासी और नमक। इससे उसका पेट भरता है और उसको वो आनंद के साथ खाता है, और उसी आनंद के साथ वो ददरिया गाता है और दूसरे से कहता है कि ध्यान से मेरी बात, मेरे गीत को सुनो और इससे जो आनंद प्राप्त होगा उसको महसूस करो। तो आप देखेंगे कि ददरिया जो है वो मन की सहज अभिव्यक्ति है। इसमें कोई बनाव सिंगार, कोई कृत्रिमता नहीं है, किसी तरह का बनावटीपन नहीं है। ये सहज अभिव्यक्ति है और इतनी सहज है कि आप चाहें तो इसे कह सकते हैं कि इसमें कोई कविता ही नहीं है, लेकिन मन के भीतर के मार्मिक भावों की अभिव्यक्ति इसमें मिलती है। तो इस तरह से ददरिया जो है वो मन की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। और अगर हम आधुनिक गीतों का जो श्रेणीकरण किया गया है, उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उस लिहाज से देखें तो इसको हम मुक्तक कह सकते हैं। हिंदी और संस्कृत काव्य में जो अलग अलग कोटियाँ कविता के निर्धारित की गई हैं, उनमें से एक कोटि है मुक्तक। मुक्तक उसको इसलिए कहा गया है कि मन के मुक्त भावों की निर्बंध अभिव्यक्ति, बिना किसी बंधन के की गई अभिव्यक्ति, जो मन में आया वो कह दिया, ये मुक्तक है। तो ददरिया को इसीलिए मुक्तक माना गया है। इसकी शैली जैसा यहाँ पर लिखा आप देख रहे हैं, दोहा की शैली में ये कहा जाता है। ये दोहा नहीं है, दोहे की शैली है। दोहा दो पंक्तियों का परिपूर्ण छंद होता है, तो वैसे ही ददरिया भी दो ही पंक्तियों का परिपूर्ण छंद होता है। दोहे में अगर काव्यशास्त्रीय लिहाज से देखें तो जो मात्राओं की गणना होती है वैसी गणना ददरिया में नहीं होती है, इसलिए ये दोहा नहीं है। लेकिन शैली उसी तरह की है, दो ही पंक्तियों की। दोहा जैसे दो पंक्तियों का होता है, वैसे ही ददरिया भी दो पंक्तियों का होता है। लेकिन दो पंक्तियों का स्वतंत्र छंद जब एक श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ता है तो उसमें एक के बाद एक कई पंक्तियां जुड़ी होती हैं, और हर जो जुड़ाव होता है वो दो पंक्तियों का होता है, एक प्रश्न के रूप में, दूसरा उत्तर के रूप में। ये भी हो सकता है कि दो ददरिया आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों या नहीं भी हों, लेकिन उससे कुल मिलाकर एक श्रृंखला बनती है, एक सिलसिला बनता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ददरिया जो है उन्मुक्त मन की अभिव्यक्ति होती है, और वो इतनी मार्मिक होती है कि सीधे दिल को छूती है। आप देख रहे हैं कि ये जो लेखक है वो कह रहा है कि निष्ठुर, निर्दयी और निर्मोही व्यक्ति को भी ददरिया मोम की तरफ पिघला देता है। इसकी संवेदना इतनी गहरी होती है और उसमें इतनी ज़्यादा मार्मिकता होती है कि वो सीधे दिल को छू लेती है। पत्थर में भी प्रसून यानी फूल खिला देता है, और लोक कंठ में गूंजने वाले ददरिया का माधुर्य मंदिर में गूंजती घंटियों की तरह मन को शांति देता है। काम करते करते जब काया थकने लगती है तब ददरिया के तान थकान मिटाती है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि ददरिया गाते गाते काम करने से थकान आती ही नहीं, बल्कि शरीर में ऊर्जा और मस्तिष्क में चेतना का संचार होता है। इसलिए कि ये लोकगीत किसी भी लोकगीत का स्वभाव है, और ये गीत जो है वो मनुष्य का स्वभाव है। लोक जीवन में कोई भी कार्य गीत के बिना संपन्न नहीं होता। हल चलाने वाला हल चलाते चलाते गीत गाता है, गाड़ी हाँकते हाँकते गीत गाता है, नाव चलाने वाला चप्पू चलाते चलाते गीत गाता है, घर में जो औरतें होती हैं घर के कामकाज करते हुए, चक्की चलाते हुए, धान कूटते हुए गीत गाती हैं। ये गीत ज़्यादातर ददरिया ही हुआ करते थे। तो लोक जीवन में ददरिया का बहुत ही गहरा स्थान था। वो ये कहें कि लोक जीवन में ये पूरी तरह से बैठ चुका था ये गीत। दूसरी बात जो मैं पहले कह चुका हूँ कि ददरिया में दोहे की तरह दो पंक्तियाँ ही होती हैं। प्रथम पंक्ति में लोक जीवन के व्यवहृत वस्तुओं का उल्लेख है, या कहें कि प्रकृति व परिवेश का समावेश है, और दूसरी पंक्ति में होता है अंतर मन की व्यथा कथा, सुख दुख, हास परिहास और हर्ष विषाद का प्रकटीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर आपको ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। दो जो पंक्तियाँ होती हैं, मैंने आपको बताया कि एक पंक्ति में प्रश्न होता है, दूसरी पंक्ति में उसका उत्तर।
प्रश्न के रूप में जो गायक है वो जो अनुभव करता है आसपास के दृश्य को देखकर, आसपास की प्रकृति को देखकर या आसपास की किसी वस्तु को देखकर, वो उसको कहता है। जैसे यहाँ जो ददरिया आप देख रहे हैं कोट किया हुआ है, करिया रे हड़िया के उज्जर हवाए भात। उसने देखा कि उसके सामने एक हंडी रखी हुई काले रंग की, लेकिन उसमें उजले सफ़ेद रंग का भात है। ये इस वस्तु को उसने अपनी आंखों से देखा। एक ऐन्द्रिक अनुभूति है ये, कि जो प्रत्यक्ष महसूस कर रहा है अपने इंद्रियों से। मान लीजिए उसने कोई गीत सुना तो उस गीत के बारे में प्रश्न के रूप में एक पंक्ति सामने रखेगा। उसने अपनी आंखों से देखा कि काले रंग की हंडी में सफ़ेद रंग का भात है। ये इस पंक्ति को उसने गाया। अब उसका जो जवाब होगा उसमें, मान लीजिए नायक ने प्रश्न किया है तो नायिका उस प्रश्न के उत्तर में जो कहेगी उसमें उसके मन के भावों की अभिव्यक्ति होगी, उसके अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति, या जो लोक मन सामान्य रूप से जो सोचता है, जो अनुभव करता है, उसकी अभिव्यक्ति। और ये अनुभव किसी भी तरह का हो सकता है, सुखद भी हो सकता है और त्रासद भी हो सकता है। लोक जो अनुभव करता है उसमें सामूहिकता तो होती है, लेकिन वो अभिव्यक्ति होती है एक व्यक्ति के मन के माध्यम से, एक व्यक्ति की जबान के माध्यम से। तो पहली पंक्ति में जो प्रश्न पूछने वाला है उस गायक ने करिया करिया रे हड़िया के उज्जर हवाए भात, उसने एक विडंबना की ओर संकेत किया कि देखो काले रंग की हंडी है और उसके भीतर सफ़ेद रंग का भात है। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है, एक विडंबना है, दोनों परस्पर विपरीत रंग हैं। तो उसने इस ओर इशारा किया, कोई एक चीज़ है जो वो देख रहा है और दूसरों को बता रहा है। जवाब क्या आता है? नायिका की ओर से जवाब है कि निकलत नहीं बने अंजोरी हवाए रात। अब इसमें देखिए जरा, बिहारी ने जिस तरह से नायक और नायिका के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए दोहा छंद का सहारा लिया है और उसके माध्यम से जैसे सूक्ष्म अभिव्यक्ति की है, वैसे ही यहाँ जो उत्तर आ रहा है नायिका की ओर से, वो कहती है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि बाहर रात उजली है, और उजली रात में यदि मैं घर से बाहर निकलूंगी तो मुझे लोग पहचान लेंगे। अंधेरी रात होती तो मैं बाहर निकल सकती थी। तो दोनों पंक्तियों में आपस में लगता है कि जैसे कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे से अलग ये पंक्तियां हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो पहली पंक्ति है उसके भीतर का जो लक्ष्यार्थ है, उसका जो इंटेंशन है, वो गायिका या नायिका के पास सीधे पहुंच जाता है और वो समझ लेती है कि केवल एक बात कहकर, अपने आसपास की वस्तुओं की तरफ इशारा करके नायक जो है वो अपने मन की बात कह रहा है। वो ये कह रहा है सिर्फ कि काले रंग की हंडी में सफ़ेद रंग का भात है। इसका मतलब वो इशारा कर रहा है कि ये अभिसार की रात है, हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। और नायिका का जवाब देखिए कितना सुंदर है, जब वो कहती है कि रात उजली है और मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो ये बिल्कुल वही भाव है जो मैंने कहा कि बिहारी के दोहों में जो नायक और नायिका के प्रसंग में जो मनोभावों की अभिव्यक्ति जिस तरह से मिलती है, ये लगभग उसी तरह की चीज़ यहाँ हम देख रहे हैं। तो पहली पंक्ति वस्तु की ओर संकेत होती है या उसका वर्णन होती है, जो प्रत्यक्ष तौर पर या किसी दूसरे इंद्रिय अनुभव के जरिए सामने आती है, और दूसरी पंक्ति मन के भावों की अभिव्यक्ति है, उसकी हिचक, उसकी खुशी, उसका प्रेम, उसका सुख, उसका दुख, सब इस दूसरी पंक्ति में ही व्यक्त होता है। ये श्रृंगारिक ददरिया है। हर ददरिया श्रृंगारिक नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ददरिया जो है वो प्रेम और श्रृंगार की अभिव्यक्ति होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर से ददरिया जो है वो, जैसा मैंने शुरू में कहा कि खेती किसानी की संस्कृति से सीधे तौर पर ये जुड़ी हुई है। तो अब आप देखिए कि ददरिया का जो छंद है, इसका जो फॉर्म है, उस पर आप गौर करेंगे कि इसमें ज़्यादातर पहली पंक्ति का जो अंतिम शब्द होता है उसके साथ दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द तुक भिड़ाता है।
जैसे यहाँ आप देख रहे हैं भात और रात का तुक आपको दिख रहा है। कविता की ये खासियत होती है, ख़ासतौर से जो गेय कविता होती है जिसको गाया जाता है, कि उसमें अंतिम पंक्तियों में तुकांत हुआ करता है, अंत उसका तुक से हुआ करता है। तो यहाँ तुक मिल रहा है। वैसे यहाँ एक और जो ददरिया आप देख रहे हैं, आमाला टोरे खाहूच कही के तय दगा दिए मोला आहूच कही के, एक मन के भावों की अभिव्यक्ति है। यहाँ कही के और कही के, आहूच और खाहूच, इन दोनों के बीच आप देख रहे हैं कि तुक मिल रहे हैं। और इसमें भी आप देखेंगे किस तरह से मन के भावों की अभिव्यक्ति है, कि नायक ने देखा कि नायिका उससे शिकायत कर रही है, और शिकायत क्या कर रही है, यहाँ प्रश्नोत्तर नहीं है। हर ददरिया में प्रश्नोत्तर नहीं हुआ करता, कभी कभी मन के भावों की अभिव्यक्ति दोनों पंक्तियों में मिलती है। ये उसी तरह का ददरिया है कि आमा ला टोरे खाहूच कही के, तुमने आम को तोड़ लिया कि मैं खाऊंगा ही, यानी ये सुनिश्चित था कि आम को तोड़ा गया है खाने के लिए। लेकिन नायिका शिकायत करती है कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, और पहले ये वादा किया था कि आओगे लेकिन नहीं आए। तो ये मन का भाव है जो इस तरह से व्यक्त होता है। ये जो अभिव्यक्ति है, इसमें आप पाएंगे कि नायिका नायक से शिकायत करती है तो शिकायत वही कर सकती है जिसके मन में नायक के प्रति गहरा अनुराग होगा, प्रेम होगा। अगर प्रेम नहीं होगा तो शिकायत कैसी, और शिकायत है भी तो हम उसको मन में रखते हैं, उसके सामने प्रकट नहीं होता। जो अधिकार होता है वही हमको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने मन के भावों को खुलकर उसके सामने प्रकट करें जिससे हम प्रेम करते हैं। तो ऐसा ही प्रेम और उसकी श्रृंगारिक अभिव्यक्ति ददरिया में हुआ करती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, जो एक छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के जानकार थे, उनका एक कथन उद्धृत किया गया है। वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी लोकगीत ददरिया यौवन और प्रणय का उच्छ्वास है। यौवन और प्रणय का उच्छ्वास, उच्छ्वास मतलब सांसें छोड़ना, आह जिसको हम कह सकते हैं। यौवन जीवन का वासंती ओज है, तो सौंदर्य उसका मधुर वैभव, और प्रेम वह तो प्राणों का पारिजात है। पारिजात मतलब ऐसा फूल जो स्वर्ग में हुआ करता है, वो पारिजात कहते हैं। इतनी सुंदर चीज़ है ददरिया कि उसके लिए पालेश्वर शर्मा कहते हैं कि वो प्राणों का पारिजात है। कोई ददरिया गा दे तो मन जैसे खिल उठता है, मन जैसे हरिया उठता है, उसके पराग से संसार सुवासित हो उठता है। प्रेम का पराग ददरिया की इन पंक्तियों में दृष्टव्य है। ये आगे एक और ददरिया है, एक पेड़ आमा 36 पेड़ जाम। ये दृश्य है जिसमें एक पेड़ आम का दिखाई दे रहा है और बिही के, जाम के 36 पेड़ दिख रहे हैं। प्रश्न के रूप में ये बात कही गई। उत्तर क्या है, तोर सेती मयारू में होंगे बदनाम। ये मन के भाव की अभिव्यक्ति है कि मैं तुम्हारी वजह से बदनाम हो गई। दुनिया सोचती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और उस प्रेम में मैं निर्लज्ज होकर कुछ भी कर सकती हूँ, ये लोग सोचते हैं। तो प्रश्न और उत्तर, आमा के पाना डोलत नहीं है। ये नायक देख रहा है कि आम का जो पेड़ है उसमें लगे हुए पत्ते हिल नहीं रहे, यानी हवा नहीं चल रही है। बस इसी बात की वो सूचना नायिका को देता है। नायिका उत्तर देती है, का हो गए मयारू, बोलत नहीं है। नायक रूठा हुआ है, पता नहीं क्यों वो बोलता नहीं है। तो ये भी मन के भावों की अभिव्यक्ति है। एक रूठा हुआ नायक, नायिका उसको जैसे मना रही है। तो ये प्रेम और श्रृंगार का गीत है। ऐसे अनेक, सैकड़ों, बल्कि संभव है हजारों ऐसे ददरिया होंगे जिनको संकलित किए जाने की जरूरत है। सारे ददरिया संकलित नहीं किए गए हैं, और चूंकि वाचिक परंपरा में रहे हैं इसलिए बहुत से ददरिया लुप्त भी हो चुके होंगे। तो ये एक ददरिया का एक फॉर्म है जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ करता था। आगे मैं समझता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे तो और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी।
इसमें व्याख्या भी की गई है, और मुझे लगता है कि इसको अलग से और व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये पॉइंट, इस पे हम थोड़ी बात करते हैं, जहाँ ये कहा गया है कि ददरिया की एक सुनिश्चित गायन शैली नहीं है। भिन्न भिन्न धुनों, भिन्न भिन्न रागों में ये लोक कंठ से फूटता है। चूंकि ददरिया में कोई एक सुनिश्चित छंद नहीं है, इसलिए अलग अलग छंदों में जब इसको गाया जाता है तो कोई एक शैली इसकी बनती नहीं है। पर इसमें एक उल्लास होता है हर शैली में। अगर दुख भी है तो भी वो कुछ इस भाषा में व्यक्त होता है कि जैसे वो जीवन की एक सहज देन है, अपने आप स्वाभाविक तौर पर जो उत्पन्न होता है। तो अलग अलग धुनों में, अलग अलग रागों में ये लोक कंठ से फूटता है। राग का आशय यहाँ शास्त्रीय रागों से कतई नहीं है। लोक में सुर को राग कहा जाता है, अलग अलग सुरों में ये पेश किया जाता है। शास्त्रीय गायन में बंधन होता है, लोक गीतों में या लोक संगीत में इस तरह का कोई शास्त्रीयता का बंधन होता ही नहीं है। और इसलिए लोकगीत में कोई एक छंद नहीं होता है, कई छंदों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक सूचना और महत्वपूर्ण है कि ददरिया की कड़ियों को जोड़ने के लिए घोर का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम टेक भी कहते हैं। जो स्टॉपेज है, दो पंक्ति को गाने के बाद एक स्टॉपेज है, उसके बाद फिर से दो पंक्तियां दोहराई जाएंगी, तो इसको कहते हैं घोर। ये पंक्तियां ददरिया की कड़ियों के बीच बीच में दोहाई जाती है। हवा ले ले रे, पानी पिले रे गोला, नहीं छोड़ो तोला का है हवा ले ले रे, का साग रांधे मही मकुंदरू, गाड़ी भागते दबोल नहीं बाजे घुंघरू, हवा ले ले, एक गीत के रूप में इसको संजोया गया है। और यहाँ देखेंगे कि हवा ले ले रे, ये जो है ये टेक या घोर है, जो बार बार दोहराया जाता है। और ददरिया की तीन चार पांच कड़ियों को जब जोड़ दिया जाता है तो ये एक संपूर्ण लोकगीत बन जाता है, जिसको संगीत के साथ गाया भी जा सकता है। तो मोटे तौर पर ददरिया के विषय में ये चर्चा हुई, और मुझे लगता है कि कोई और बात इसमें छूट नहीं रही है। सारी चीज़ों को हमने उसकी चर्चा कर ली है। और समय भी होने जा रहा है। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको ठीक तरह से ये समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम इस पे और बात कर सकते हैं। और जो पाठ्यक्रम में हमने जो ददरिया रखा हुआ है, 5 ददरिया हैं, कल उन पर हम बात करेंगे, उसका टेक्स्ट शेयर करके। फिलहाल इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताएं। कोई सवाल पूछना है? हाँ। मेल? किस तरह से मेल? हाँ, अक्सर मेल नहीं खाती हैं, एक दूसरे से वो असंबद्ध होती है। लेकिन हाँ, लेकिन उसमें जो उसका जो निहितार्थ है वो जरूर समझ में आता है, और उसी के अनुरूप उसका उत्तर होता है। तो इसलिए एक नज़र में देखने पर दोनों पंक्तियों में कोई साम्य, कोई तालमेल दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन निहितार्थ का जो तालमेल है, उसके उसके इंटेंशन का, उसकी मीनिंग का, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तीसरे व्यक्ति को जो उस ददरिया के पूरी गायन की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, उसको वो चीज़ें अनमेल लगती हैं। लेकिन जो ददरिया गा रहे होते हैं और पूरे मन से उससे जुड़कर लोक जीवन के भीतर से आकर गा रहे होते हैं, वो उसमें उनमें कोई अनमेल महसूस नहीं होता है। तो ठीक है, क्लास को अब ख़त्म करते हैं। हाँ। असाइनमेंट? इसमें पूरा टॉपिक क्या है असाइनमेंट का?
चतुरस्र का नाटक नहीं है, लोक कथा है। उसके विषय में है। तो उसकी उसका जो कथानक है, संक्षेप में उसके कथानक को प्रस्तुत करें और उससे जो शिक्षा मिलती है और उसका थोड़ा बहुत जो विश्लेषण कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वो कर सकते हैं। बनेगा कि नहीं बनेगा? वातावरण परिस्थिति। मैंने कहा ना, वो नाटक नहीं है, वो एक लोक कथा है, स्टोरी है, कहानी है। ऐसी लोक कथा है जिसको लोग कहते सुनते थे और उसका आनंद उठाते थे, और साथ ही साथ नैतिक रूप से उससे जुड़े होते थे, उससे शिक्षा भी पाते थे, सीख, उसका निचोड़, मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसको कहते हैं, उस तरह की चीज। तो उसकी जो पूरी कहानी है उसका वर्णन करो, और वर्णन करने के बाद उसका विश्लेषण, विश्लेषण ये कि उसकी शिक्षा क्या मिलती है, इस रूप में उसको लिखना है, तत्व के आधार पर नहीं। लोक कथा के ऐसे तत्वों को अलग से गिनाया नहीं गया है। नाटक की समीक्षा में तत्वों की बात जरूर की जा सकती है। जो हिंदी की कहानी है उसमें उसको तत्वों के आधार पर समीक्षा की जाती है, लेकिन लोक में ये संभव नहीं है। जैसे हम कहेंगे देश काल और परिस्थिति, लोक कथा में जो देश काल और परिस्थिति है उस तरह से स्पष्ट नहीं होती जैसे कि आधुनिक कहानियों में। उसमें आप ये देख सकते हैं आधुनिक कहानी में कि किस समय और किस परिवेश में उसको रखा गया है। लेकिन लोक कथा का कोई समय नहीं है। लोक कथा का परिवेश है, और वो परिवेश लोक जीवन ही है, जो जिंदगी लोग गांव के अंदर खेती किसानी की संस्कृति के भीतर जीते हैं, वही उसका परिवेश है। समझिए क्या लिखना है। हाँ, ठीक है।